हेलो दोस्तों, मां मरदीप का ध्यान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस वालों की ठगी के बारे में कि किस तरह से इंश्योरेंस वाले आम और खास आदमियों के साथ ठगी करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा कि एक महिला भिवानी के अंदर जिसका नाम प्रियंका है, सितंबर 2019 में 3 लाख रुपए की एफडी करवाने के लिए गई। वो एफडी करवाना चाहती थी। उनका एक लड़का है, उसकी हायर स्टडी के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, जो कि अखबार में लिखा हुआ है कि वो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, वो आदमी, वो लेडीज और उसका घर वाला। उन्होंने थोड़े थोड़े चवन्नी इकट्ठी करके वो 3 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। वो पिछले साल 2019 में सितंबर में जब वो लेडीज जिसका नाम प्रियंका था भिवानी में गई एफडी करवाने के लिए 3 लाख रुपए की पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी ने क्या किया, उसकी एफडी ना करने की बजाय उसका 3 लाख रुपए पर ईयर का इंश्योरेंस कर दिया। अब क्योंकि वो महिला अनपढ़ थी, वो 2 क्लास पढ़ी हुई है, उसको कुछ पता नहीं था, उसको बोल दिया कि आपकी एफडी होगी, उसको कुछ नहीं पता लगा और 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया। ऐसा इंश्योरेंस कर दिया कि उसको हर साल 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे अगले 5 साल तक। अब क्योंकि सितंबर 2020 आ गया है, उसमें ये डिटेल तो लिखी नहीं हुई कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पॉलिसी दी कि नहीं दी। ये अखबार में इस बारे में डिटेल नहीं आई, पर जो मुझे पढ़ने से समझ में आया वो ये कि शायद उसको पॉलिसी नहीं देगी उस लेडीज को, तो उसको 1 साल तक पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो ये समझती रही कि भाई मेरी तो एफडी हुई है, जितने साल की मैंने करवाई उतने साल के बाद मेरा पैसा मिल जाएगा और मेरा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि मैं तो पंजाब नेशनल बैंक में गई हूँ, तो सरकारी बैंक है, यहाँ तो मेरे साथ ठगी नहीं हो सकती किसी भी तरह की, और मेरे बच्चे के भविष्य के काम आ जाएगा उसकी स्टडी के लिए। लेकिन क्या हुआ, पिछले महीने अगस्त में उसके पास कोई मैसेज आया हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, उसके मोबाइल पे, उसको वो देखना नहीं आता था, उसने किसी मोहल्ले पड़ोस में किसी को दिखाया, तब उसको पता लगा कि तो 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी है पीएनबी का, जहाँ तक मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार पीएनबी का जो टाई अप है वो मेट लाइफ के साथ हुआ है। तो मेट लाइफ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है। आजकल लगभग सभी बैंकों ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है और इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी करने वाला वहां पे बिठाया हुआ है, जो कि उस आदमी को अप्रोच करता है जिसके पास 1-आधा लाख रुपया या 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, तो वो उसको अप्रोच करता है। लेकिन ऐसा मैंने फर्स्ट बार सुना है कि आदमी आया तो घर से एफडी करवाने के लिए, उस बैंक का क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको मिसगाइड करके और उसकी एफडी की बजाय उसका इंश्योरेंस कर दिया गया। जब उस लेडीज को, महिला को पता लगा जिसका नाम प्रियंका है, जो भिवानी में रहती है, जब उसको पता लगा कि मेरा है तो 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस इन्होंने कर दिया, तो वो बैंक में गई। अब जब बैंक में जाके बात की, शाखा प्रबंधक से, मैनेजर से बात करी उन्होंने, तो मैनेजर कहने लगा कि भाई अब हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये तो 5 साल तक भरने हैं, आप 3 लाख रुपए भरने। अब सवाल यह कि वो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो आदमी 3 लाख तो सारी उम्र में उन्होंने इकट्ठा किए थे, इंश्योरेंस उन्होंने करवाया नहीं, इंश्योरेंस किस लिए कर दिया भाई। फिर उसने कहा जी हमने तो करवाना नहीं है, तो कैंसिल करो। कहने लगा जी हमारे पास तो पावर नहीं है कैंसिल करने की, आप हायर अथॉरिटी में मेरे जो बॉस के भी बॉस हैं उनसे संपर्क करवाओ। तो उसने किसी से सलाह की होगी, फिर उसने वहां पे कंप्लेंट करी और वहां पे स्थानीय एसडीएम साहब जो है उनके पास भी उस आदमी की कंप्लेंट करी उस बैंक की कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे करके फ्रॉड कर दिया। जब वहां से भी दबाव आया सरकार का भी, तो फिर उन्होंने ये बोला, जो वहां का बैंक का मैनेजर था, भाई हम देखेंगे इसमें कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उस महिला के पैसे वापिस मिल जाएंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको तो पता ही नहीं कि गलत तरीके से कर दिया। उसके हिसाब से तो 3 लाख रुपए आ गए और अगले 5 साल तक, 4 साल तक और, क्योंकि 5 साल का इंश्योरेंस है, 12 लाख रुपए हो जाएंगे। अब वो वापसी की उसमें स्कीम ही नहीं है इंश्योरेंस में, क्योंकि वो तो 15 दिन तक तो फ्री लुक पीरियड होता है, उसको तो 15 दिन क्या, उसको तो पता बेचारी को एक साल के बाद लगा।
तो आप भी कहीं भी बैंक में जाइए, कोई भी काम आप जाते हैं, बैंक ने आजकल हर बैंक ने, पहले मैं सोचता था कि कुछ प्राइवेट बैंक इस टाइप का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो सरकारी बैंक है, सेकंड नंबर का देश का बैंक है, सबसे नंबर 1 तो एसबीआई है और सेकंड नंबर का पीएनबी है। ये बैंक के अंदर अथॉराइज्ड पर्सन इतनी चीटिंग कर रहा है, उस आदमी का पर्चा दर्ज करवाना चाहिए जिसने उसका इसके साथ इतना गलत किया है, और उसका पैसा रिफंड होना चाहिए। तो आपके साथ अगर ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो, तो आप जाइए बैंक में, कोई ना कोई हमें काम पड़ जाता है। अगर वो आपको अप्रोच भी कर रहा है तो भी आप उसके चक्कर में ना फंसिए, आपको अपना फायदा लगता हो तो आप ले लीजिए, अदरवाइज ना लीजिए। और ऐसे अगर फ्रॉड बैठे हैं तो इनसे तो बिल्कुल ही ध्यान से रहिए। ऐसे ही होता है कि जैसे किसी आदमी ने, मैंने देखा है, कोई आजकल छोटे छोटे लोन करवाते हैं, मध्यम वर्गीय मीडियम परिवार के जो लोग हैं, 10-12 हजार रुपए का एक फोन लिया एक आदमी ने, हिमाचल प्रदेश का था, उसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उसने डाल रखी है। तो उसने क्या बताया, उसने 12 हजार रुपए का फोन लिया, उसने एक एनबीएफसी कंपनी से लोन करवा लिया उसका। अब जब लोन करवा लिया, 700 रुपए का तो उन्होंने शुरू में कार्ड बनाया, 700 रुपए तो उससे वैसे ही ले लिए। कार्ड किस चीज का भाई, कोई एटीएम कार्ड है, इससे पैसे कट देंगे ना, वो परमानेंट कार्ड बना लिया कंपनी ने अपना, और 700 रुपए भी ले लिए उससे, 700 तो उसके हो गए। उसके बाद उसको भाई इसका फोन का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा भाई। क्यों भाई, इंश्योरेंस किस चीज का करवाना पड़ेगा, अगला तो फोन लेना रहेगा, उसको फोन दे, नहीं तो लोन ही नहीं होएगा भाई साहब। अब उसको लोन की जरूरत है, चल भाई कर दे, उसने वो करवा दिया। इंश्योरेंस में उसको जो वहां एजेंट बैठे रहते हैं, उसने बताया भाई टूट जाएगा, फूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, आग लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कंपनी सारा क्लेम देगी। तो जब 4-5 महीने उसने फोन चलाया और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसकी किस्त कुछ ब्रेक हो गई, बीच में 1-2 रुकी, लॉकडाउन के बाद फिर वो भरने लग गया। अभी वो उसकी भरने तो रहा था, लेकिन उसकी 2 किस्त अभी भी रुकी हुई थी, जो नई ड्यू थी वो रह गई, बाद की उसने भरनी शुरू कर दी। अब उसके साथ क्या हुआ, वो यूपी में कहीं नाई का काम करता है, वो वहां पे ही रहता है, वो वहां पे बाइक पे कहीं जा रहा था, उसकी जेब से फोन निकल गया और पीछे से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। फोन में तो कुछ रहे ही नहीं, उसने वो फोन उठाया, जो भी था कबाड़ो, तो उसने सोचा चल यार मेरा बीमा तो है ही, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूंगा भाई, ये तो टूट ही गया, तो खत्म ही हो गया। फिर वो अपने जब घर आया तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, अपना जहां से उन्होंने लोन कर रखा था, जिस कंपनी ने लोन कर रहा था वही कंपनी इंश्योरेंस भी कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपकी तो किस्त रुक रही है, आपके तो 3000 रुपए तो किस्त है, ये रुकी हुई है, और 2000 रुपए इस पे पेनल्टी लगी, जुर्माना लग गया भाई, इस पर तो 3 महीने लेट होगी। उसने क्या सोचा, यार 12,000 रुपए का मेरा फोन है, चल 5,000 रुपए भर दूं, मेरी किस्त भी उतर जाएगी, 2,000 रुपए फाइन भी भर देता हूँ, मेरे को फोन नया दे देंगे। उस आदमी ने बोला, जो वहां था, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि भैया आपको फोन मिल जाएगा 5,000, उसने वो 5,000 रुपए जमा करवा दिए। अब 5,000 रुपए जमा करवाने के बाद उससे एक फार्म भरवा लिया, भाई ये मेरा फोन डैमेज हो गया। अब क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद उसके पास फोन आया, भाई कंपनी ने तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया आपका। अब उसने पूछा भाई क्यों क्लेम किस लिए रिजेक्ट करा भाई, उसका कारण उन्होंने बताया कि भैया आपने किस्त रोक दी थी। उन्होंने कहा भाई किस्त तो मैंने लोन की रोकी थी, और वो मैंने जुर्माना भर भी दी। करा नहीं भाई, लोन की भी थी, और लोन के साथ ही जो इंश्योरेंस ये करते हैं उसकी भी किस्त बना देते हैं, वो लोन के साथ ही जुड़ जाती है। अब जब उसकी 2 किस्तें लोन की रुकी, ईएमआई रुकी, उनके साथ उसकी इंश्योरेंस की भी रुकी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, भाई साहब जब आपने हमारी किस्त नहीं दी तो जो आपका कवर था वो तो खत्म। इस तरह से ये लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। जब हम जाते हैं कोई इंश्योरेंस वो बताते हैं, अभी मैं अपना खुद के बताता हूँ, मेरी बिटिया का बर्थडे है इसी मंथ में, वो है, उसको फोन दिलाने के लिए गया, और इतनी बड़ी कंपनी के पास यहाँ करनाल में रिलायंस डिजिटल के नाम से रिलायंस वालों का एक शोरूम है, मैं वहां पे गया, एप्पल आईफोन मैंने देखा 11, उन्होंने मुझे बताया कि 72,000 रुपए का। मैंने कहा ठीक है भाई 72,000 रुपए का, इसमें लेस कितनी होगी। उन्होंने कहा सर ये तो लेस करके ही है, ये तो पहले ही लेस हुई है, डब्बे पे तो 1 लाख रुपए लिखा होगा या 90-95,000 रुपए लिखा होगा, लेस करके है। तो मैंने कहा, फिर कहने लगा सर आप इसका इंश्योरेंस अगर करवा लोगे ना फिर ये सस्ता पड़ जाएगा। मैंने कहा कैसे भाई, कहने लगा 3250 रुपए का इंश्योरेंस होएगा इसका 1 साल का। हाँ ठीक है, जो मैं ले तो फिर क्या होएगा, कहने लगा जी यो 2,000 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे हो जाएंगे,
क्या लगा, फिर आपको 72,000 की बजाय 70,000 का मिल जाएगा, 3250 रुपए आपको देने पड़ेंगे, या 1250 रुपए दे देना, आपको फिर ये 70,000 रुपए का पड़ जाएगा। इधर से कर लो चाहे उधर से, आपको 2,000 रुपए की बचत हो जाएगी। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि मुझे वो अगर फोन लेना है तो मुझे वो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अब मुझे क्योंकि इन बातों का सारियों का ज्ञान है, मैंने उसको क्या भाई साहब ऐसा है, देखो आपने, मैंने क्या LIC की टैगलाइन पढ़ी होगी, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। भाई बीमा किसी को आप बेच तो सकते हो उसको समझा के, लेकिन आप तो किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि कोई आदमी लोन करवाने के लिए आया, भाई तेरा लोन ही तभी होएगा जब तू बीमा करवाएगा, या भाई साहब छूट मिल जाएगी आपको इतनी, आप ये इंश्योरेंस करवा लो। मतलब किसी भी तरह का प्रलोभन देके या दबाव डाल के आप किसी आदमी का इंश्योरेंस नहीं कर सकते किसी भी चीज का। ये IRDA की गाइडलाइंस है जो कि इसको रेगुलेट करती है इंश्योरेंस को। तो फिर उसको समझ में आ गया कि ये नहीं फंसेगा, इसको सारा पता। फिर मैंने अपने, मेरा लड़का था, मैंने कहा भाई चेक कर, भाई ऑनलाइन चेक कर, रिलायंस के स्टोर पे चेक कर इसका रेट कितना है। वहां भी 72 था, उसमें 2,000 रुपए पहले ही लेस कर रखी थी, रिलायंस ने ही लेस कर रखी थी उसके आईफोन के ऊपर। फिर मैंने कहा यार ये तो 2,000 रुपए पहले ही लेस है। क्या लगा, सर मैं ऑफर चेक कर देता हूँ। अरे मैंने कहा ऑफर तो यार तेरे को पहले ही पता है, जब तू बेच ही रहा है इसको, तू तो वैसे मेरा बुद्धू बना रहा है इंश्योरेंस करने के लिए। फिर मेरे को कह रहा सर आप लोन करवा लो, और लोन में आप किस्त भी, लोन की तो किस्त होगी, इंश्योरेंस की भी होगी। मैंने कहा भाई मैंने लोन नहीं करवाना, अरे मैंने तो यू फोन चाहिए। तो फिर बता कितनी लेस होगी। फिर उसने वो कंप्यूटर खोला, वो 2,000 रुपए की पहली लेस थी, वो कुछ नहीं लेस कर रहा। इन्होंने फुद्दू बनाने का ठेका ले रखा है लोगों को, जबरदस्ती इंश्योरेंस बेच रहे हैं। अब आप दूसरी साइड चले जाओ, कोई आदमी NBFC कंपनी के पास लोन लेने के लिए गया, पर्सनल लोन, ये कहेंगे भाई साहब इसका तो इंश्योरेंस होएगा। भाई साहब किस चीज का इंश्योरेंस होएगा भाई? लोन सिक्योर, मतलब ऋण सुरक्षा। चलो वो तो मुझे भी समझ आती है कि कोई आदमी 3 लाख रुपए का लोन लेने के लिए अगर गया है, अगर उसने वो 3 लाख रुपए कंपनी से ले लिया, NBFC कंपनी से या बैंक से, ऋण सुरक्षा तो चलो समझ में आती है, वो उसके काम की है। भाई कल को किसी कारण से अगर वो नहीं रहा तो वो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा पे कर देगी, वो NBFC या बैंक उसके बच्चों को तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। वहां तक तो समझ में आती है। उसके बाद ये NBFC कंपनियां मैंने ज्यादातर देखी हैं, कहती हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा जी। भाई हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाना पड़ेगा भाई? जो लोन ले रहा है उसने क्या पता पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हो, ये कोई जबरदस्ती है ना, लेना पड़ेगा भाई, मैंडेटरी है। मैंडेटरी कुछ नहीं है, वो कई NBFC कंपनियां खुद से ही इंश्योरेंस कर रही है, नहीं भी इंश्योरेंस कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उन्होंने एक कोड ले रखा है, मास्टर कोड, वो सारे 10 देश में इंश्योरेंस करने का, उनको उसमें कमीशन मिलती है। वो उसके 20,000 रुपए कटेंगे, 6-7 हजार रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। वाह भाई वाह, अगले को 3 लाख रुपए दिए, 20,000 रुपए उसके काट लिए। और फिर एक और नई स्कीम है इनकी, अगर उसका कर भी, इनको ये पता है ये मेरे पास आया है लोन लेने के, इसके लिए पैसों की जरूरत है, तो स्वाभाविक बात है जब आदमी कोई लोन करवाने के लिए जाता है उसको पैसे की जरूरत है, तो वो लोन करवाने के लिए गया, अदरवाइज वो क्यों जाएगा उनके पास। अब फंसे हुए आदमी को वो और फंसा लेते हैं, भाई इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी है। चलो उसने करवा भी लिया, ठीक है, वो हो भी गया, अब उसकी पॉलिसी नहीं देंगे, उसको पता नहीं, पॉलिसी को अपने ऑफिस में रख लें, उसको पॉलिसी नहीं देंगे। भगवान ना करे कल को उसकी तबीयत खराब होगी, कोई दिक्कत पड़ गई, कोरोना हो गया, कुछ और बीमारी होगी, टांग टूट गई, उसको क्लेम कैसे मिलेगा? क्लेम मिलेगा, पॉलिसी तो है ही नहीं उसके पास, उसको कुछ पता ही नहीं। बस एक मैसेज आ जाएगा वहां से इंश्योरेंस कंपनी का उसके फोन पे, कई बार फोन नंबर भी कलाकार अलग अलग करता है, ईमेल आईडी भी अपने आप ही तैयार करता है। इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरीके से इंश्योरेंस बेच रहे हैं, जबरदस्ती इंश्योरेंस बेच रहे हैं। इंश्योरेंस अच्छी चीज है। अब आप एक चीज और देखो, आपने कभी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस कोई चीज खरीदी होगी, वो इंश्योरेंस करने वाले वहां शोरूम के अंदर ही बैठे हैं। अब वो क्या कहते हैं, भैया गाड़ी जब मिलेगी जी जब इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अरे भाई ऐसी कोई IRDA की गाइडलाइंस नहीं है कि हमें उस शोरूम से ही इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा।
अब वो शोरूम वाला भी वही स्कीम चला रहा है, उसने भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। मैं गाड़ी लूंगा, मेरे गाड़ी का जितने का इंश्योरेंस होगा उसकी कमीशन उस शोरूम वाले को मिल जाएगी। अब पहले IRDA की गाइडलाइंस कुछ टाइम पहले चेंज हो गई थी कि अगर कोई 2 व्हीलर लेगा, स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, तो उसको कम से कम 5 साल का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, नहीं खरीदेगा। तो अगर कार, जीप या कोई भी 4 व्हीलर या 4 व्हीलर से ज्यादा व्हील होंगे, 6, 8, 10, 12 जैसे बसों में और ट्रकों में होते हैं, 4 व्हीलर से जो भी बड़ी चीज होगी उसका 3 साल का इंश्योरेंस होएगा, कम से कम 3 साल का नई का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ये तो IRDA की इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। पर यह गाइडलाइंस नहीं है कि जिस शोरूम से आप ले रहे हैं उसी से ही करवाना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप किसी और कंपनी से करवा लीजिए, आपका कोई जानकार है जो जनरल इंश्योरेंस करता है, आप उससे करवा लीजिए। और वो गाड़ी देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी तो कंपनी डीलर है, कोई गाड़ी का मालिक थोड़ी है, वो तो डीलर है। इस तरह से भी ये चीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने तो मजाक बना रखा है, इसको जबरदस्ती उसके साथ चिपका के दे रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है। वो हमारी मर्जी है, हम इंश्योरेंस ले ना ले। इंश्योरेंस अच्छी चीज है, ले लेना चाहिए, पर मेरे हिसाब से एंडोमेंट प्लान नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना भी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान लेना चाहिए, क्योंकि जो एंडोमेंट प्लान है उसको सामान्य भाषा में अगर हम बात करें कि मनी बैक जो पॉलिसी है या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें 15-20 साल पैसा देना है और 20 साल के बाद आपको इतना पैसा वापसी मिलेगा, उसमें क्या होता है, आपका सम इंश्योर्ड यानी कि आपकी सिक्योरिटी बहुत कम होती है, लगभग 10 गुना। अगर आप 50,000 रुपए भी साल के दे रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की है। जो आदमी 50,000 रुपए साल के पे कर रहा है, इसका मतलब वो कम से कम लाख रुपए महीना तो कमा ही रहा है। अब जो लाख रुपए महीना कमा रहा है, साल में 12 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको सिक्योरिटी लेनी चाहिए। थंब रूल है 20 गुना। वो कमा रहा है 12 लाख, उसको 20 से गुना कर दो, उसको सिक्योरिटी चाहिए 2,40,00,000 रुपए की। उसने 50,000 रुपए प्रीमियम दिया किसी भी कंपनी को है, लाइफ इंश्योरेंस में 24 कंपनियां काम कर रही हैं, लगभग सभी 10 गुना उसको सिक्योर करेंगी। 50,000 के लगभग 5 लाख रुपए देंगी। वो नहीं रहा, उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहिए था उसके परिवार को 2,40,00,000 रुपए, तब उनका ये ही लाइफस्टाइल मेंटेन रहता। उसके ना रहने पे उस आदमी के उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए दे दिए। तो वो जो लोन है, जो वो इंश्योरेंस है, वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपको करवाना है, आप किसी भी कंपनी से करवाइए, टर्म प्लान करवाइए। टर्म प्लान का क्या एडवांटेज है, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपकी एज आज 30, 32, 35 साल है तो आपको लगभग 10,000 रुपए में आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस इजिली मिल जाएगा। और वैसे अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं, कोई 1 करोड़ रुपए की उसमें सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए सालाना किस्त भरनी पड़ेगी, प्रीमियम देना पड़ेगा। मध्यम वर्गीय और आम आदमी 10 लाख रुपए सालाना किस्त नहीं भर सकता इंश्योरेंस की। 10 लाख भरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन इधर क्या है, 10 लाख से 100 गुना कम, सिर्फ 10,000 रुपए अगर वो भरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की उसके लाइफ को कोई भी कंपनी उसकी लाइफ को सिक्योर कर सकती है। तो बस उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो उसमें पैसा कभी भी वापसी नहीं मिलता टर्म प्लान में। अगर वो आदमी का मान लो 30 साल की ड्यूरेशन के लिए उसने इंश्योरेंस लिया और 30 साल तक भी वो नहीं पूरा हुआ, नहीं मरा, नहीं उसकी डेथ हुई, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये ऐसे होता है जैसे हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का करवाते हैं। अगर हम करवा लेते हैं और 1 साल तक कोई डैमेज नहीं होते, कोई नुकसान नहीं होती, चोरी नहीं होती, कोई उसमें खर्चा नहीं होता, तो हमारा इंश्योरेंस खत्म हो जाता है और हमें दोबारा से प्रीमियम देना पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। जब भी आप लोन भी करवाएं, कई बैंक या NBFC कंपनी ऐसी भी है, वो बताते हैं उसको कि हम इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, उसमें इंश्योरेंस का कागज बीच में लगा देते हैं। आप वो इंश्योरेंस के कागज देखें, सारे कागज देखने के बाद, पढ़ने के बाद उन पे साइन करें। ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा से उसके अंदर थोड़ा डीपली जाए, ज्यादा एकदम से अग्रेसिव ना हो कि यार चलो यार पैसे मिल गए मेरे को, तो वो लोन देके आपको कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो तो आप वो नहीं देगा तो दूसरी कंपनी देगी, दूसरी नहीं देगी तो तीसरी दे देगी,
तो आपको इस तरीके से आप इन लोन के जो करवा रहे हैं या इंश्योरेंस कोई करवा रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे, जैसे उस लेडीज का प्रियंका का मैंने नाम बताया, भिवानी किया, आज न्यूज़पेपर में आई हुई है, दैनिक भास्कर में, उसका इन्होंने हेल्थ का भी फर्जी उसका मेडिकल कर दिया, फर्जी मेडिकल लगा के 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसका करवा दिया। इस तरह के बहुत से फ्रॉड चले हुए हैं। इस तरीके से ध्यान रख के आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करे तो पहले उसको अच्छी तरह से पढ़े और समझे। नहीं आपको पता तो आप किसी जानकार से जो इस लाइन में है या किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि उसमें क्या कमी है और क्या उसका फायदा है। इस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।